नमस्कार आप सभी को। मैं मधु पांडे टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दमोह से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 8 के वसंत भाग 3 पुस्तक से पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पाठ के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यह पाठ सिनेमा के ऊपर आधारित है। इस पाठ में हमें सिनेमा के इतिहास और सिनेमा के उत्तरोत्तर विकसित होते जाने वाले स्वरूप के बारे में पता चलता है। तो आइए बच्चों ये देखते हैं यह पाठ। तो यह पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। और यह पाठ गद्य की विधा निबंध के रूप में लिखा गया है। और आपने गद्य की कई विधाएं पढ़ी हैं ना, जैसे कि कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, है ना। तो उसी तारतम्य में यह है निबंध। तो यह पाठ निबंध के रूप में लिखा गया है और इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों के बदलते स्वरूप और सवाक फिल्मों, सवाक मतलब बोलती फिल्में, के आगमन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं कि पाठ में क्या है। चलिए, तो पाठ की शुरुआत में मैं आपको 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि सभी लोगों को सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है। सिनेमा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और सभी के अतिरिक्त समय का जो उपयोग है लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, वह सिनेमा देखकर ही करते हैं, है ना। तो सिनेमा हमारे सामाजिक जीवन में अपनी बहुत ही अच्छी पैठ बना चुका है। यह लोगों को रोजगार भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। तो चलिए देखते हैं पाठ की शुरुआत। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थीं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था और पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो देखिए बच्चों, जब बोलती फिल्मों की शुरुआत हुई तो उनमें सबसे पहली जो बोलती फिल्म बनी वो कौन सी बनी? आलम आरा, है ना। कौन सी फिल्म बनी? आलम आरा। और वह कब प्रदर्शित की गई थी? 14 मार्च 1931 को। तो यह एक ऐतिहासिक तारीख है और यह हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, है ना। और फिर इसी दिन से सिनेमा ने बोलना सीखा। बोलना सीखा मतलब अब पहले जो मूक फिल्में बनती थी केवल उनमें अभिनय ही हमें दिखाई देता था। अब आगे चलकर जब सवाक फिल्में बनी मतलब बोलती फिल्में बनी तो इसमें हमें नायक और नायिकाएं बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखिए बच्चों, ये आलम आरा जो पहली बोलती फिल्म थी उसका ये पोस्टर है। फिर क्या हुआ? पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी, है ना। कौन थे? अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई और इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए, है ना बच्चों। तो अब इसमें हम देखते हैं कि आलम आरा जो फिल्म बनाई वो किसने बनाई? वो अर्देशिर एम ईरानी जी ने बनाई। और उन्होंने कैसे बनाई? जब उन्होंने एक बार 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती हुई फिल्म, कौन सी फिल्म देखी थी हॉलीवुड की? उन्होंने शो बोट, है ना। जब उसको देखा तो उन्होंने भी अपने देश में बोलती फिल्म बनाने का निश्चय किया और उसका आधार क्या लिया उन्होंने? पारसी रंगमंच का नाटक, है ना। और फिल्म की पूरी पटकथा उस पारसी रंगमंच पर आधारित थी। और फिर उस
नाटक के कई गाने भी ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए थे। फिर एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी और फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो देखिए बच्चों, जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी तो उस समय ना तो कोई गीतकार था ना संगीतकार था, है ना। और इस फिल्म में धुनें अर्देशिर ने खुद ही बनाई थी और फिल्म में सिर्फ 3 वाद्य यंत्र उपयोग किए गए थे। एक था तबला, दूसरा हारमोनियम और तीसरा था वायलिन। और इसी में पहला जो पार्श्व गायक बना वो कौन थे? WM खान, है ना। क्योंकि इसके पहले तो मूक फिल्में होती थी और मूक फिल्मों में तो गायन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। ठीक है। तो अब जो मूक फिल्में होती थी वो तो दिन में बन जाती थी, उनमें तो कहीं से कोई भी आवाज़ आए तो वो कभी भी क्या बोलते हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं होती थी आवाज़ से। लेकिन जब सवाक फिल्में बनने लगी, बोलती फिल्में बनने लगी, तो फिर अब उनकी शूटिंग कब होने लगी? रात में होने लगी, है ना। और रात में फिल्म की शूटिंग होने के कारण अब उनको किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी? लाइट की ज़रूरत पड़ने लगी, है ना। तो उन्हें अब कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। ठीक। और यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो इस फिल्म में आलम आरा में जो प्रकाश व्यवस्था अपनाई गई थी ना, वो आगे चलकर हमारी फिल्मों का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। फिर आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई, है ना। तो आलम आरा जो पहली बोलती फिल्म आई उसने हमारे हिंदी सिनेमा के भविष्य को 4 चांद लगा दिए और इसमें कई स्टार और कई तकनीशियन, है ना, सभी इसमें आए। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो अर्देशिर की कंपनी थी ना, उसने लगभग 150 मूक फिल्में बनाई और 100 लगभग उन्होंने बोलती हुई फिल्में भी बनाई, है ना। उन्होंने हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास को समृद्ध किया। फिर आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, है ना। तो इस फिल्म में क्या हुआ कि कौन सी भाषा आई अब प्रचलन में? जो हिंदी और उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा थी, जो कि आम बोलचाल की भाषा थी, उसी को इस फिल्म की भाषा बनाया गया और उसको फिर लोगों ने बहुत पसंद किया और धीरे धीरे वो हमारे आम बोलचाल की भाषा बन गई। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। जो आलम आरा फिल्म थी, इसमें गीत, संगीत और नृत्य सभी कुछ था। फिर फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है कि विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, और विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही, है ना। तो इस आलम आरा फिल्म की जो नायिका थी, जो अभिनेत्री थी, वे थी जुबैदा और जो इसके अभिनेता थे, नायक थे, वे थे विट्ठल।
और विट्ठल पता है आपको उस समय के सुपरस्टार थे। उनको सभी जो फिल्मों के नायक थे ना, उन सब में उनको सबसे अधिक पारिश्रमिक मिलता था, वो सबसे अधिक पैसा लेते थे फिल्म में काम करने के लिए, है ना। तो क्या हुआ कि आलम आरा फिल्म जब बन रही थी तो इसमें उर्दू के शब्द आ रहे थे, तो ये उर्दू के शब्द बोलने में विट्ठल को बहुत परेशानी हो रही थी। तो जो अर्देशिर हैं उन्होंने इनको निकाल दिया और उनकी जगह महबूब को नायक बना लिया। तो विट्ठल नाराज हो गए और फिर उन्होंने मुकदमा कर दिया और फिर वो मुकदमा जीत गए और फिर वो इस फिल्म के पहली बोलती फिल्म आलम आरा के नायक बन गए। फिर मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे, है ना। फिर इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे और आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। मतलब आगे चल कर के ये सभी अभिनेता जो इस फिल्म में अभिनय किया जिन्होंने, वो आगे चलकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मशहूर और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारा जो फिल्म उद्योग है, भारतीय फिल्म उद्योग, उसके बहुत ही मशहूर अभिनेता ये बने और इन्होंने उसको समृद्ध किया। ये देखिए नायक नायिकाएं, इस फिल्म की नायिका और नायक, और ये इस फिल्म के कुछ पोस्टर्स हैं। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई, है ना। और ये 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। और यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। अब देखिए, ये फिल्म जब पहली बोलती फिल्म थी ना, तो इसने इतिहास रचा। क्या इतिहास रचा कि सबसे पहली बात तो ये पहली बोलती फिल्म थी। फिर ये 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में इसको प्रदर्शित किया गया। फिर 8 सप्ताह तक ये हाउसफुल चलती रही और इतनी भीड़ होती थी कि पुलिस भी उस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाती थी, ठीक है। और ये फिल्म कितनी लंबी थी? 10,000 फुट लंबी, और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया था। फिर सवाक फिल्मों के लिए विषय होते थे पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं आदि से विषय इनके चुने जाते थे। फिर इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। अब ये आज़ादी के पहले की बात है, तो उस समय हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चरम पर था। तो जब सिनेमा लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गया और जब सवाक सिनेमा आ गया, तो आपको पता है आज़ादी की लड़ाई में फिल्मों ने भी अपना भरपूर योगदान दिया और फिर ऐसी फिल्में बनाई जाने लगीं जो देश प्रेम से ओतप्रोत थीं, जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही थीं, है ना, क्रांति के लिए प्रेरित कर रही थीं। तो फिर जब ऐसी फिल्में बनाई जाने लगीं तो इन फिल्मों को जो अंग्रेजी शासक थे उन्होंने क्या किया, फिर इन पर नज़र रखनी चालू कर दी, है ना। नहीं तो सारी की सारी जनता इनसे प्रभावित होकर उनके खिलाफ आंदोलन करती, है ना। और फिर किया भी लोगों ने। फिर सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया, है ना। अब देखिए अर्देशिर ईरानी जी इतने विनम्र थे कि उनको जब पुरस्कार देते समय आलम आरा फिल्म के प्रदर्शन के 25 वर्ष हो जाने पर जब उनको पुरस्कृत किया गया, तो उन्हें लोगों ने क्या कहा कि सवाक फिल्मों का पिता। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बड़े ही विनम्रता के साथ उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ अपने देश के लिए काम किया है ना, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे।
सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, है ना। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। देखिए, तो जब पहली बार सिनेमा ने बोलना शुरू किया, मतलब जब पहली सवाक फिल्म बनी, बोलने वाली फिल्म बनी, तो अब उसमें एक क्या परिवर्तन आया कि जो पहले मूक फिल्मों में अभिनेता कैसे होते थे, पहलवान जैसे अच्छे तगड़े, और जो उछल कूद करते रहते थे, स्टंट करते रहते थे, यहाँ से कूद गए, वहाँ से भागे, है ना, ये उठा लिया, वो पटक दिया, ऐसे वाले स्टंट करते थे। तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, संवाद बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तो कोई भी चल जाता था। लेकिन फिर जब सवाक फिल्में आईं, बोलती फिल्में आईं, तो अब तो अभिनेता और अभिनेत्रियों को क्या करना पड़ा कि अब उनको संवाद बोलने पड़े, डायलॉग डिलीवरी करनी पड़ी। तो जब वो संवाद बोलने के लिए आए, तो अब क्या होगा, जब संवाद बोलेंगे तो उनकी भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, है ना, उनका उच्चारण अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की मांग होने लगी, और फिर उनकी ज़रूरत शुरू हो गई ऐसे पढ़े लिखे लोगों की फिल्मों में, है ना। और फिर सबसे बड़ी बात, गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी। लोग गानों को सराहने लगे, गानों को सुनने लगे। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। मतलब जो अच्छे गायक थे, ऐसे लोग भी अभिनेता बनकर पर्दे पर अभिनय करने लगे। कब? जब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। फिर हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, है ना। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। क्यों? क्योंकि अब जो फिल्में कौन देखेगा? आम जनमानस देखेंगे। तो जो आम जनमानस फिल्में देखेंगे, तो भाषा भी तो उन्हीं की होगी फिल्मों में, तभी तो उनको फिल्में समझ में आएंगी, तभी तो वो फिल्में उनका मनोरंजन कर पाएंगी। तो अब हमारे देश में उस दौर में हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा, जो कि हिंदुस्तानी कहलाती है, उसका बहुत ही बोलबाला सिनेमा में बढ़ गया। और वही सब जो सिनेमा में भाषा आई, वही इतनी लोकप्रिय हुई कि हमारे समाज में भी सभी लोगों के द्वारा सराही गई और अपनाई गई। तो एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। मतलब अब हमारी फिल्मों में हमारे सार्वजनिक और दैनिक जीवन दिखाई देने लगे। वे घटनाएं, वे सारी की सारी बातें जो हमारे दैनिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में होती थी, अब वह फिल्मों के पर्दों पर उतरने लगी, है ना। जैसे कि सामाजिक समस्याएं, समसामयिक विषय, है ना, ये सभी कुछ। फिर अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों में भी खूब पड़ रहा था, है ना। अभिनेता जैसे कपड़े पहनते थे, अभिनेत्रियां जैसे कपड़े पहनती थी, है ना। तो ये सब, अब इन सब चीज़ों का असर किस पर पड़ने लगा? समाज के लोगों पर पड़ने लगा, है ना। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था, है ना। और स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। अब आपको पता है कि जो फिल्में थीं, उन्होंने सिर्फ भाषा पर ही प्रभाव नहीं डाला। अब फिल्मों ने लोगों के रहन सहन, उनके कपड़े पहनने के ढंग, उनके बाल संवारने के ढंग, उन पर भी प्रभाव डाला। और जो फिल्मों की अभिनेत्रियां होती थीं, औरतें उनको उनकी फैशन को पसंद करने लगी, और वैसे ही कपड़े, वैसे ही केश सज्जा करने लगी, वैसे ही बाल बनाने लगी। और जो पुरुष थे, वो अभिनेताओं के जैसे परिधान पहनने लगे, केश सज्जा करने लगे, है ना। तो अर्देशीर जी ने अपनी फिल्मों में भारत के अलावा ईरान के कलाकारों से भी अभिनय कराया था। और जो हमारी आलम आरा फिल्म थी, वो क्योंकि पहली बोलती फिल्म थी, तो वो भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। बर्मा जो देश है ना,
वो अब म्यांमार कहलाता है। फिर भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था, है ना। अब हमारे भारतीय सिनेमा के जनक यानी पिता कौन कहलाते हैं? दादा साहब फाल्के। तो उन्होंने भी अब अर्देशिर एम ईरानी की बोलती फिल्मों को अपनाया और उन्होंने भी फिर बोलती फिल्में बनाई। तो यहीं से फिर क्या हुआ? सिनेमा का एक बहुत ही शानदार और नया युग शुरू हो गया और आज हम जो सिनेमा देखते हैं वह इन्हीं सिनेमा का बहुत ही विशुद्ध, विकसित और परिष्कृत रूप है। ठीक है, तो इस तरह से ये तो था पाठ, जिसके लेखक कौन है? प्रदीप तिवारी जी। अब इसमें शब्दार्थ देखिए। सवाक फिल्म मतलब होता है मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। पटकथा, फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। संवाद क्या होता है? फिल्म में की जाने वाली बातचीत। पार्श्व गायक कौन होता है? पर्दे के पीछे से गाना गाने वाला। डिस्क फॉर्म, रिकॉर्डिंग का एक रूप। किरदार, अभिनेता की भूमिका और चरित्र। खिताब, उपाधि, सम्मान। नायक, मुख्य अभिनेता। पारिश्रमिक, कार्य करने के पश्चात मिलने वाला धन, है ना, वो कहलाता है पारिश्रमिक। अब देखिए अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में पाठ से प्रश्न पहला है। जब पहली बार बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए और उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि जब हमने पाठ की शुरुआत में ही पढ़ा था, है ना, क्या लिखा था पोस्टर में? पोस्टर में लिखा था वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो, है ना। ये पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पोस्टर पर इस तरह से लिखा गया था। तो उस फिल्म में कितने चेहरे थे? 78। अब प्रश्न दूसरा है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया और इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इसका उत्तर होगा कि पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखकर मिली, है ना। हमने पाठ में पढ़ा था ना कि उन्होंने शोबोट मूवी देखी थी, है ना। तो उस शोबोट मूवी को देखकर उनको लगा था कि मैं भी इसी तरह से एक वो बनाऊं, क्या बोलते हैं, मूवी बनाऊं, और जो कि हमारे भारत देश की बोलती मूवी की शुरुआत हो। फिर प्रश्न है ना, और फिर इन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार लिया था, कहाँ से लिया था? पारसी रंगमंच से, है ना। और ये पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से इन्होंने आधार लिया था और उसके कई गाने भी ज्यों के त्यों इन्होंने अपनी उसमें फिल्म में लिए हुए थे। अब विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? और विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? तो हमने इसमें पाठ में पढ़ा था ना कि विट्ठल को पहले तो आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में चुन लिया गया, लेकिन फिर जब उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी हुई तो उनको फिल्म से हटा दिया गया, है ना। लेकिन अब विट्ठल इस आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया और फिर विट्ठल मुकदमा जीत गए और पहली बोलती फिल्म आलम आरा के नायक बने। अब है प्रश्न 4 कि पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें सवाक फिल्मों का पिता कहा था, है ना, पाठ में हमने पढ़ा था। तब अर्देशिर ने कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। और ये बात उन्होंने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कही थी। इसीलिए इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशिर को विनम्र कहा है ना। क्या कहा है? विनम्र। अब पाठ से आगे में देखिए कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है।
पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें। चलिए, तो मूक सिनेमा में ने जब बोलना सीखा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। सबसे पहला परिवर्तन तो क्या हुआ कि अब बोलती फिल्म बनने के लिए अभिनेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे, है ना। अब जो अभिनेता या अभिनेत्रियां थीं उन्हें अपने किरदार के हिसाब से संवाद बोलने पड़े, अपने पात्र के हिसाब से संवाद बोलने पड़ते थे। तो संवाद बोलने के लिए इन लोगों का मतलब नायक और नायिका का भाषा पर अधिकार होना जरूरी था। तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ही अब सिनेमा में ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। फिर दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। मतलब जैसे अभिनेता और अभिनेत्रियां जैसे जिस भाषा में बात करते थे, जैसे हिंदी और उर्दू मिली हुई हिंदुस्तानी भाषा में वो बात करते थे, तो दर्शकों पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे भी हिंदुस्तानी भाषा को उन्होंने भी बहुत ही प्यार से अपनाया। ठीक, फिर नायक और नायिका के लोकप्रिय होने से औरतें अभिनेत्रियों की केश सज्जा और उनके कपड़ों की नकल करने लगी, है ना। फिर उसके बाद और क्या हुआ कि जो नायक के रहन सहन का तरीका फिल्मों में दिखाया जाता था उसे पुरुष करने लगे, नकल करने लगे, और नायिका की कपड़े पहनने के तरीके और उनके बाल बनाने के तरीके को महिलाएं नकल करने लगीं। तो इस तरह से फिर दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिलित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। जहाँ पहले अकेले कैमरे से काम चल जाता था, अब उसके लिए उन्हें साउंड रिकॉर्ड करने के लिए भी मशीनों की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो इस तरह से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब प्रश्न दूसरा देखो, डब फिल्में किसे कहते हैं। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है। तो देखो, फिल्मों में जब अभिनेताओं को किसी दूसरे की आवाज़ दी जाती है तो उसे डब कहते हैं, और कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती, या किसी तकनीकी परेशानी के कारण ऐसा होता है ना। क्या होता है कि अभिनेता मान लो जल्दी जल्दी बोल रहा है और डब करने वाला थोड़ा धीरे बोल रहा है, तो इस तरह से बोलने की गति समान ना होने पर भी ऐसे होता है। और कभी कभी हो सकता है रिकॉर्डिंग देर से चालू की गई, मुंह पहले से चलने लगा, है ना, या रिकॉर्डिंग पहले बजा दी गई, मुंह बाद में चलना शुरू हुआ, तब भी इस तरह की परेशानी आती है। चलिए, अब भाषा की बात देखें तो सवाक शब्द वाक के पहले स लगाने से बना है। तो स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं। अब उपसर्ग तो आप जानते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसे एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक, नया और सार्थक शब्द। चलिए, अब इसमें सा उपसर्ग से बनने वाले नए शब्दों को हम देखते हैं। जैसे मूल शब्द है वाक, उपसर्ग स, तो दोनों मिला के क्या बन गया, सवाक। स धन हित, सहित। स धन परिवार, सपरिवार। स धन विनय, सविनय। स धन चित्र, सचित्र। स धन बल, सबल। स धन सम्मान, ससम्मान। ठीक है ना। तो इस तरह से स उपसर्ग लगाकर हमने इतने सारे शब्द बनाए, है ना। अब आगे देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। ये सार्थक अर्थ नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार से हैं, जैसे अ, अन, नी, दु, क, कु, स, सु, अध, बिन, औ आदि। अब पाठ में आए उपसर्ग व प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे मूल शब्द है वाक, उपसर्ग क्या लगाया, स, तो नया शब्द बन गया सवाक। मूल शब्द है लोचना, उपसर्ग लगा दिया सु, तो क्या बन गया, सुलोचना। फिर मूल शब्द है फिल्म, प्रत्यय लगा दिया कार, तो क्या बन गया, फिल्मकार। मूल शब्द है कामयाब,
प्रत्यय लगा दिया ई, क्या बन गया नया शब्द? कामयाबी, है ना। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसे एक नया शब्द बना देते हैं। अब पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्द, हमें 15-15 शब्द लिखने हैं उपसर्ग और प्रत्यय के, है ना। तो इसका 15 शब्द देखिए हमने कैसे छांटे हैं। मूल शब्द नम्र, इसमें उपसर्ग लगाया वी तो शब्द बन गया विनम्र। लब्धि उप, शब्द बना उपलब्धि। दर्शन प्र, शब्द बना प्रदर्शन। आस्तिक न, शब्द बना नास्तिक। नए अभि, नया शब्द बना अभिनय। नेता अभि, नया शब्द बना अभिनेता। नेत्री अभि, नया शब्द बना अभिनेत्री। प्रचलित, जो एक शब्द है इसमें उपसर्ग है प्र और मूल शब्द है चलित। ऐसे ही प्रतिबिंब, इसमें मूल शब्द है बिंब और इसमें उपसर्ग लगा है प्रति, तो दोनों मिलकर प्रतिबिंब। अब इसमें है लोचना, इसमें उपसर्ग लगाया सु तो नया शब्द बना सुलोचना। उपसर्ग है, मूल शब्द है मुख, प्र लगा दिया उपसर्ग तो बन गया प्रमुख। दर्शित प्र उपसर्ग प्रदर्शित। मूल शब्द है तौर, इसमें उपसर्ग लगाया ब तो नया शब्द बन गया बतौर। मूल शब्द है राज, उपसर्ग लगाया ना तो नया शब्द बन गया नाराज। मूल शब्द है वाक और उपसर्ग लग गया स तो बन गया सवाक। चलिए अब देखते हैं प्रत्यय युक्त शब्द। तो प्रत्यय युक्त शब्द में देखिए मूल शब्द है गीत, प्रत्यय लगा दिया कार, नया शब्द बना गीतकार। अधिक, प्रत्यय लगाया तर, शब्द बना अधिकतर। संगीत, प्रत्यय लगाया कार, संगीतकार। बोल, प्रत्यय लगाया ती, बोलती। शुरू, धन आत, शुरुआत। लोक, धन लोकप्रिय, धन त, लोकप्रियता। इतिहास, धन इक, ऐतिहासिक। देश, धन ई, देशी। समाज, धन इक, सामाजिक। बोल, धन ना, बोलना। कला, धनकार, कलाकार। अपना, धन ना, अपनाना। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा प्रत्यय युक्त शब्द हैं ये हमने पाठ से ही छांटे हैं। तो उपसर्ग वे शब्द हैं, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नया और सार्थक शब्द बनाते हैं और उस शब्द को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और उसको एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं और साथ ही उसे एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने ये पाठ पढ़ा, सिनेमा ने जब बोलना सीखा। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।